गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको क्लास 12th रसायन पार्ट विलयन जो चल रहा था उसी में उसका अगला भाग पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। सवाल उसका देखिए, सवाल जो है 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 17.53 मिलीमीटर से घटकर 17.22 मिलीलीटर हो जाता है। ग्लूकोज का अनुभार निकालिए। तो देखिए, इसमें जो है ये आपको बताया गया था राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसमें राउल्ट का नियम लागू करेंगे। राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम लगाएंगे। तो राउल्ट का नियम क्या है? PO माइनस PS अपॉन PO इक्वल N प्लस कैपिटल N। मतलब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और PO क्या है? विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। PS विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। ये क्या है? विलायक का वाष्प दाब। PO विलयन का वाष्प दाब है। और इसमें स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। देखिए, इतनी बातें आपको पता है। इसमें ये क्या है? ये विलयन का वाष्प दाब है। और PS क्या है? विलायक का वाष्प दाब है। और स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या है। और कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या है। तो इसमें आप ये तनु विलयन है, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए स्मॉल n प्लस कैपिटल N इक्वल कैपिटल N होता है। तो इसमें ये जो समीकरण है ये PO माइनस PS अपान PO स्मॉल n प्लस बट अपान क्या हो जाएगा? और क्या लिख सकते हैं इसको? PO PS अपॉन PO, यहाँ रखिए, ठीक, ये हो गया। उसके बाद स्मॉल n लिख लिए। फिर यहाँ दिया हुआ n प्लस कैपिटल N इक्वल क्या होता है तनु विलयन के लिए? कैपिटल N। ये हो गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय का भार बटा अणुभार। और विलायक के मोलों की संख्या है तो विलायक का भार बटा अणुभार। ये हो गया क्लियर। उसके बाद ये आपका समीकरण दूसरा है और ये क्या है? पहला है। तो आप समीकरण 2 में मान जो है जो दिया हुआ है सबका इसमें रख देंगे। यहाँ लिखेंगे पहले समीकरण 2, यही है में मान रखने पर, में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर। तो देखिए, समीकरण 2 में दिया हुआ है विलयन और विलायक, विलयन और विलायक। विलयन देखिए 17.53 मिलीमीटर से घटकर कितना हो जा रहा है? 17.22 मिलीमीटर हो जाता है इसका वाष्प दाब।
तो वाष्प दाब दिया हुआ है, वही रखेंगे यहाँ पे 17.53, ये हो गया माइनस 17.22, ये हो गया अपान, फिर यही है 17.53, ये हो गया। अब देखिए इधर स्मॉल एन अपान कैपिटल एन, इसकी है भार बटा अणुभार, ये विलायक का भार बटा अणुभार है, ये विलयन का भार बटा अणुभार है। तो इसमें ये बोला गया है 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। तो जो चीज़ घुलता है वो क्या है, विलेय होता है, और जिसमें घुलता है वो विलायक होता है। तो जल विलायक है और ग्लूकोज क्या है, विलेय है। तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का भार बटा अणुभार। तो भार आपको पता है कितना है, 18 ग्राम है इसका ग्लूकोज का, तो 18 हो गया। देखिए ये है 18 बटा यम, ये नहीं दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। अब उसके बाद विलायक का भार, विलायक का भार विलायक का भार 100 ग्राम जल में घोला गया है, भार बटा अणुभार। ठीक, देखिए ये विलायक का क्या है, अणुभार है 18, ये हो गया आपका। ठीक, अब उसके बाद इसका इसमें गुणा कर लीजिए, इसको पहले माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा कितना, 17.53 माइनस 17.22, इसको माइनस करिए पहले। देखिए 17.53 17.22 3, ये हो गया 0.31 हुआ। और फिर इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 0.31 अपान 17.53, ये हो गया। अब 18 का 18 में गुणा करेंगे, 324 बटा 100 का यम में 100 यम, ये आपका हो गया, निकल गया। अब देखिए इसमें करना क्या है, अब यम की वैल्यू बतानी है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका इसमें और इसका इसमें हो जाएगा। तो जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे क्या करेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे होगा, देखिए यम इक्वल 324 अपान 100 मल्टीप्लाई 0.0177। देखिए जब 0.0177 ये हो जाएगा, कैसे होगा, देखिए जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे या डायरेक्ट इससे इसमें डिवाइड कर दीजिए, पहले डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 0.0177 इक्वल 324 अपान 100 यम, ये हो गया। देखिए 100 यम हो ही जाएगा, यहाँ से करेंगे। उसके बाद यम इक्वल 324 अपान 0.0177 इंटू 100, ये कर देंगे। अब देखिए अब इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दीजिए, 1.83, ये आपका क्या आ जाएगा, अणुभार। ऐसे ही करना है। देखिए राउल्ट के नियम पे था, तो राउल्ट का नियम बताया गया। इससे पहले वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसमें PO क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, और PS क्या है, विलायक का वाष्प दाब है, ये पहचानना होगा। और स्मॉल n जो है इसमें विलेय के मोलों की संख्या है, और कैपिटल N जो है विलायक के मोलों की संख्या है। ठीक, तौन विलयनों के लिए n प्लस कैपिटल N इक्वल n होता है। सबकी वैल्यू इस पे रखेंगे, इसके भार और अणुभार रखेंगे।
ये आ जाएगा आपका। ठीक, इसके बाद देखिए क्वथनांक का उन्नयन पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि क्वथनांक क्या चीज़ होता है। क्वथनांक क्या चीज़ है? देखिए क्वथनांक किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। लेकिन आपको क्या पढ़ना है? क्वथनांक का उन्नयन। तो देखिए जब विलयन और विलायक के क्वथनांकों का जो अंतर है वही आपका क्या है? क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्या कहलाता है? विलयन का क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। विलयन और विलायक तो क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। और यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक, यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी ओ और विलयन का क्वथनांक टी है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी इक्वल टी माइनस टी ओ। ठीक, विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर ही क्या कहलाता है? क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। उसके बाद है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। देखिए किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था की वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था की वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे हिमांक कहते हैं। ठीक, आप इसको समझ गए। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था की वाष्प दाब की क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, उसे हिमांक कहते हैं। तो इसमें पढ़ना हिमांक का अवनमन क्या चीज़ है? हिमांक का अवनमन देखिए विलयन और विलायक सेम चीज़ यही है। विलयन और विलायक के हिमांकों का अंतर, इसमें क्या था? क्वथनांकों का अंतर था। इसमें विलयन और विलायक के हिमांकों का अंतर हिमांक का अवनमन कहलाता है। हिमांक का जिसे डेल्टा टी एफ, देखिए इसे डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग होता है, ये बॉयलिंग है क्वथनांक, तो डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका हो जाएगा हिमांक का अवनमन बराबर हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ टी ओ माइनस टी। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद और वैद्युत अनपघट कि विलयन की
की मोललता में संबंध, मोललता में संबंध। ये हिमांक, औनमन और वैद्युत तनवघट्ट के विलयन की मोललता में संबंध बताना है। तो ये कि किसी अवाष्पशील वैद्युत तनवघट्ट पदार्थ के विलयन का हिमांक औनमन डेल्टा TF विलयन की मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। विलयन की मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है, या डेल्टा TF KF/m। ये हिमांक औनमन स्थिरांक है, ये आप जान ही रहे हैं क्या। डेल्टा TF क्या है, हिमांक औनमन, और m क्या है, मोललता है। तो डेल्टा KF जो क्या है, जहां पर KF हिमांक औनमन स्थिरांक, हिमांक औनमन स्थिरांक है, ठीक। या विलयन का मूलन औनमन स्थिरांक, मूलन औनमन स्थिरांक। बहुत, तो कहने का मतलब ये है, हिमांक औनमन और विलयन की मोललता में क्या संबंध है। देखिए जो हिमांक औनमन जो है मोललता के समानुपाती होता है, और या डेल्टा T इक्वल डेल्टा TF KF/m। KF जो है अभी बताया गया है, विलयन का मोलर औनमन स्थिरांक है। उसके बाद है वाष्पशील पदार्थों की, वाष्पशील पदार्थों की आदर्श विलयन, आदर्श विलयन। देखिए दो वाष्पशील पदार्थों के जो विलयन, दो वाष्पशील पदार्थों के जो विलयन पूर्ण रूप से राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अभी आपको इससे पहले पढ़ाया गया था राउल्ट के नियम, मतलब दो वाष्पशील पदार्थों के जो विलयन पूर्ण रूप से राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें वाष्पशील पदार्थों के आदर्श विलयन कहते हैं। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं, उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। ये स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता, विलयन पर गैस के आंशिक दाबों के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता, विलयन पर गैस की आंशिक दाबों के व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखिए हेनरी S इक्वल KHP, ये हेनरी स्थिरांक है, यह इसलिए यस से शो किया गया है। और ये विलेयता है, और ये क्या है, ये जो है विलयन पर गैस का आंशिक दाब। तो यही बताया गया है, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता, विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यही है, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता, विलयन पर गैस की आंशिक दाब की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। जहाँ पे यस गैस की द्रव में विलेयता, मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में ये है, और P विलयन का
आंशिक दाब, आंशिक दाब वायुमंडल। KH हेनरी स्थिरांक मोल प्रति लीटर। ये है आपका। तो समझ गए हेनरी का क्या नियम है, सभी लोग जान रहे हैं। गैस की, किसी गैस की द्रव में विलेयता, उस विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। यश जो है गैस की द्रव में विलेयता है, P विलयन का आंशिक दाब और KH हेनरी स्थिरांक है, जिसे मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। अब जो हम अगले दिन आपको पढ़ाएंगे अगला चैप्टर। धन्यवाद।